हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स, और आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक निचोड़ वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें हम 100 क्वेश्चन का निचोड़ करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हैं जो कि आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करी जाएगी और सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल में भी समझते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप लास्ट टाइम पर नोट्स चाहते हैं फ्रेंड्स फॉर रिवीजन, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पेड नोट्स को आप ले सकते हैं। बहुत ही कंसाइज वे में बनाया गया है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल रहेंगे। ये आपको इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा और ये हिंदी मीडियम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश की जाएगी फ्रेंड्स, सो डोंट वरी। यहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। अब ये स्वनियमन प्रदर्शन क्या है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ कंट्रोल की, एक्सप्रेशन की एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स की। तो आप बताइए, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से कनेक्टेड हैं? इमोशनली कनेक्टेड हैं, संवेगात्मक हैं, या फिर मोरल हैं यानी कि नैतिक हैं, या फिर फिजिकल हैं यानी कि शारीरिक हैं, या फिर मोटर हैं यानी कि गत्यात्मक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका भावनाएं होती हैं, ये जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है, जो आप खुद को कंट्रोल करते हैं, आपकी फीलिंग्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सभी किस चीज़ से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है फ्रेंड्स हमारे इमोशन से, हमारे संवेगों से। ठीक है, संवेग क्या होते हैं? जैसे किसी से प्रेम करना, ठीक है, किसी की फीलिंग को समझना। फीलिंग्स किससे रिलेटेड है? आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके मन के भाव हैं, वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, संवेगों से रिलेटेड है। ठीक है, सो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी मोरल, फिजिकल और मोटर, ये जो है हमारे संवेगों से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, विकास पूरी तरह से अनिश्चित होता है। दूसरा है, विकास अत्यधिक अनिरंतर होता है। तीसरा है, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और चौथा है, विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है सही है, बाकी तीन यहाँ पर गलत हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। पहले जो गलत हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाएं। तो देखिए, विकास कह रहा है पैर से सिर की तरफ होता है। आपने ऐसा कोई विकास पढ़ा है जिसमें आपने ये पढ़ा हो कि जो विकास है पैर से सिर की तरफ हो रहा है? ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो विकास होता है फ्रेंड्स, वो सिर से पैर की तरफ होता है, न कि पैर से सिर की तरफ। ठीक है, कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को कहते हैं हम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यानी कि लंबवत विकास। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है विकास पूरी तरह अनिश्चित है। देखिए, पूरी तरह अनिश्चित नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि निश्चित भी होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विकास अत्यधिक अनिरंतर है। देखिए, विकास ज़्यादा अनिरंतर नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता है डेवलपमेंट। अब ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया, रेट ऑफ डेवलपमेंट वरीज अक्रॉस इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों में जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। विकास की दर इन द सेंस, जैसे दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो जल्दी चलना सीख ले, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो चलने में थोड़ा टाइम लगाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी बोल जाते हैं, जल्दी बोलना सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक भी क्लियर बोल नहीं पाते। तो वो क्या है? वो विकास की दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से
कौन सा कथन सही है, आपको बताना है सही कथन कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। देखिए, जो हमारा आनुवंशिकता को तो आप नहीं बदल सकते, ठीक है। आनुवंशिकता क्या होती है? हेरिडिटी, जो हमें हमारे जीन से, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जीन से हमको मिली होती है। जैसे हमारे हेयर का कलर है, हमारी आइज़ का कलर है, इनको हम बदल नहीं सकते, ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो तो चेंजेबल है ना, उसे तो हम बदल सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों को ही नहीं बदला जा सकता, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा विकास होता है ना फ्रेंड्स, उसको हमारा जो वातावरण है और जो आनुवंशिकता है, दोनों ही प्रभावित करते हैं और इक्वली प्रभावित करते हैं, बराबरी तौर पर, आप ये मानकर चलिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बचा फोर्थ ऑप्शन, बस यही हमारा राइट हो जाएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। वही बात है कि विकास को दोनों ही चीज़ें प्रभावित करती हैं, हमारी आनुवंशिकता भी और हमारा वातावरण भी। ठीक है, जैसे वातावरण में आप बच्चे को रखेंगे उस तरीके से उसका विकास होने लगेगा, तो प्रभाव दोनों का पड़ता है। आप एक इक्वेशन से याद रख सकते हैं, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, ये इक्वेशन याद रख लीजिएगा, आपके लिए इजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, और मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे का है उनके स्टेप याद कराने की ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी? SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बस यहाँ पर आपसे पहला चरण ही तो पूछा है। कौन सा चरण पूछा है? अर्लीस्ट स्टेज, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? तो सबसे पहली स्टेज ये वाली सेंसरी मोटर, जो कि हमको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो बस थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर एक पहलू को टच करा जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकें, और हर एक टॉपिक जो है यहाँ पर क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है, जो कि एग्जाम में आपसे कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब आपसे सही कथन पूछ लिया गया है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बताइए सही कथन कौन सा है? पहला कह रहा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पियाजे कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है ना, वो भाषा को सुसाधित करता है, ना कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को। तो यहाँ पर उसका उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी नहीं, पियाजे कहते हैं जो जैविक परिपक्वता है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है, उसका विकास पर प्रभाव पड़ता है और सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये कह रहा है नहीं पड़ता, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। जी नहीं, ये जो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क आप देख रहे हैं, ये बच्चे के अंदर आता है लास्ट वाली स्टेज में, जो औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। बचा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता को समझ पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, मूर्त संक्रियात्मक कौन सी? SPCF में ये जो कॉन्क्रीट आप देख रहे हैं, ये वाली अवस्था, इसमें क्या होता है ना, बच्चे क्लासिफाई करना भी सीख जाते हैं और उनमें क्रमबद्धता का गुण भी आ जाता है। जैसे अगर आपने बच्चों को कुछ ब्लॉक्स दिए, लाइक अलग अलग शेप के आपने ब्लॉक दिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिए, कुछ आपने सर्कल दे दिए, कुछ ट्राइंगल दे दिए, आपने बोला कि इनको आप वर्गीकृत करो, यानी कि क्लासिफाई करो, और सभी ब्लॉक को जो एक जैसे हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो। तो इस स्टेज में बच्चा कर देता है, करने लगता है ये चीज़ें। ठीक है,
तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है? देखिए, वो किसी काम को इसलिए कर रहा है ताकि उसके मम्मी पापा उसको क्या दे सकें? पुरस्कार दे सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा किसी गतिविधि को कर रहा है ताकि उसको उसके माता पिता पुरस्कार दें। तो पुरस्कार के लिए वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो नैतिक तर्क के किस स्तर पर पहुंचा है? आप जानते हैं कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं नैतिक तर्क के, जिसमें से एक तो पूर्व परंपरागत है, एक परंपरागत है, एक उत्तर परंपरागत है। ये जो 4th ऑप्शन देख रहे हैं ये तो इन्होंने बताया ही नहीं है कोहलबर्ग ने, ये तो ऐसे सीधे सीधे बाहर हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए ये वाली जो चीज़ होती है ये आती है पूर्व परंपरागत की अवस्था में, यानी कि प्री ऑपरेशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल की स्टेज आती है, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी एक्टिविटी को इसलिए करता है ताकि उसको कहीं से पुरस्कार मिल सके। तो वो यही वाली स्टेज है, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंचे हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? बताइए। पहला है सामाजिक अंतःक्रियाएं, दूसरा है आनुवंशिक परिपक्वता, तीसरा है व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन और चौथा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो फ्रेंड्स अगर वाइगोत्स्की की हम बात करें तो ये बच्चों के विचारों के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं सोशल इंटरेक्शन को। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया को। ये कहते हैं कि आप बच्चे को सोसाइटी में यानी कि समाज में छोड़ दो, वो खुद ही जो है चीज़ें सीखने लगेगा और उसका विकास खुद ब खुद होने लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को मानते हैं वो है सोसाइटी यानी कि समाज। ये कहते हैं बच्चे को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने दो, अंतःक्रिया करने दो, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करने दो, इससे बच्चे का विकास बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो बस यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आनुवंशिक परिपक्वता, व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन और पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, इसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक। चलिए देखिए वाइगोत्स्की बेसिकली ना 3 चीज़ों की बात करते हैं जो कि मैंने आपको ट्रिक के साथ बताई हुई थी। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं आपको याद होगी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वो 3 चीज़ें हैं SCL। सबसे पहले तो समाज, सोसाइटी, जो कि इसका आंसर है ये वाला। दूसरा, ये कल्चर को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, जो हमारी संस्कृति होती है। तीसरा, लैंग्वेज यानी कि भाषा, ये भाषा को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो ये इन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसे आप ट्रिक से याद रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा ताकि आप खुद का एनालिसिस कर पाएँ कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? नोट पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चन को हम कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। और इन्हीं नेगेटिव क्वेश्चन के लिए मैंने आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स करवाए हुए हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी करवा दिए हैं। तो आप लोग एक बार इसी चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट बनी है, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में करा दिए हैं, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने आंसर तक क्वेश्चन को देखते ही पहुँच सकें, ठीक है। चलिए तो अब आपको बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है। दूसरा है संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है निजी वाक बच्चों की आत्मकेंद्रियता का प्रतीक है। चौथा है अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, इनके अनुसार क्या सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए चर्चा एवं वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, जी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि चर्चा में जो हम डिस्कशन करते हैं, जो डिबेट होता है वो अधिगम में बाधक होता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। ये तो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चे क्या करें, डिस्कस करें एक दूसरे के साथ, ठीक है।
ये चीज़ ये कह रहे बाधक है तो ये ऐसा नहीं कहते हैं, पहली चीज़। ठीक है, जो ये वाला है ये यहाँ पर सही है। इसकी बात ये करते हैं कि संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है ना, देखिए ऐसा बहुत बार हो जाता है। अब आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़िए। इंग्लिश में पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है, और हिंदी में पूछ दिया है कि इनके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, कभी भी अगर ऐसा हो कि इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और ही लिखा है और हिंदी में कुछ और ही लिखा है, तो वहाँ पर एग्जामिनर कौन से वाले क्वेश्चन को सही मानेगा, हिंदी वाले को या इंग्लिश वाले को? तो वो हमेशा फ्रेंड्स इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन को प्रेफरेंस देता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए और इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, मस्ट है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर आप ये हिंदी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर टिक कर गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, डबल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है इंग्लिश में पूछे हुए क्वेश्चन को। तो हम जो इसका आंसर करेंगे ना वो इंग्लिश में पूछे हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। तो करेक्ट स्टेटमेंट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ये वाला बिल्कुल सही है। कौन सा वाला? कि संकेत और जो इशारे होते हैं वो अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, कि जब बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बच्चों को थोड़ा हिंट दीजिए, कुछ इशारे दीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से कर पाए। तो इस चीज़ को ये बढ़ावा देते हैं और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी चीज़ों को ये महत्व नहीं देते हैं, ये नहीं कहते हैं कि जो चर्चा और वैचारिक बहस है वो अधिगम में बाधक है, नहीं बाधक है नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं डिस्कशन तो अच्छी चीज़ है। बाकी अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जी नहीं, ये कहते हैं कि सक्रिय प्रक्रिया है। निजी वाक बच्चों की आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है, यानी कि इगोसेंट्रिज्म है, ये ऐसा नहीं कहते। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं जीन पियाजे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन से बदलाव चुनेंगे? बताइए कौन से बदलाव आप चुनेंगे? पहला है लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे। दूसरा है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे। तीसरा है रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन अपनाएंगे, या फिर कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो देखिए बात हो रही है कि व्यवहारवादी विचारधारा से आप बदलकर संरचनावादी विचारधारा अगर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है संरचनावादी विचारधारा में कि खोजी अधिगम को अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों को खोज करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा कि जो कंठस्थ स्मरण है, यानी कि जो रटवाया जाता है बच्चों को, उसकी बजाय खोजी अधिगम को अपनाया जाएगा, जहाँ पर बच्चे एकदम एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेंगे और ज्ञान की खोज खुद से भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि आप मानकीकृत पाठ्यक्रम अपना रहे हैं, क्योंकि देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि इतने नंबर आए तो बच्चा पास है, इतने आए तो फेल है, ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र तो बिल्कुल भी नहीं होता है, शिक्षा शास्त्र आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। और ये भी यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, जो आकलन है वो योगात्मक से रचनात्मक जाना चाहिए, ना कि रचनात्मक से योगात्मक जाना चाहिए, तो इसलिए ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम पहुँचे हुए हैं, ये रहा आपके सामने। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर और मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को समझ पा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के इंटेंशंस को, इरादों को समझ रहा है, मोटिवेशन, उसके प्रेरणा स्तर को समझ रहा है, उसके मूड को समझ पा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? तो उसके अंदर होगी फ्रेंड्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा क्या होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और अगर यहीं पर आपसे ये पूछते
कि जब कोई विद्यार्थी अपने खुद के इरादों, अपने खुद के प्रेरणा स्तर और अपने खुद की मनोदशा को समझता है तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी। अगर व्यक्ति खुद के इन सभी चीज़ों को समझेगा तो उसमें होगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। डिफरेंस याद रखिएगा, अगर खुद के इमोशन वगैरह को समझ रहा है तो इंट्रापर्सनल होगा, अगर दूसरों के इमोशंस को समझ रहा है, दूसरों के इंटेंशन मोटिवेशन लेवल को समझ रहा है तो वो क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। और ये हार्वर्ड गार्डनर कौन है, वही हैं जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो बस सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इंटरपर्सनल को हिंदी में कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाती हैं। बताइए क्या कहलाती हैं। देखिए ये रहा, जीन पियाजे यूज्ड द टर्म डैश टू रेफर टू द एक्शंस दैट आर कैरिड आउट एंड रिवर्स्ड मेंटली। तो बताइए, फंक्शंस, इक्विलिब्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म या फिर ऑपरेशंस। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। तो मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं आपकी। देखिए प्रकार्य कहलाती हैं, नहीं। संतुलीकरण भी नहीं, ना ही आत्मकेंद्रीयता, ये कहलाता है संक्रियाएं, ऑपरेशंस। ठीक है, क्या कहलाता है, संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में अच्छी होती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं वो मैकेनिक्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करती हैं। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर समता है। जी बिल्कुल नहीं। क्या ये जेंडर इक्वालिटी है, समानता है। नहीं, यहाँ पर तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव हो रहा है ना, समानता थोड़ी है। कहा जा रहा है कि लड़के मशीन वगैरह में अच्छा करते हैं, लड़कियां एम्ब्रॉयडरी अच्छी करती हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है, लड़कियां भी तो मशीन कर सकती हैं और लड़के भी तो एम्ब्रॉयडरी वर्क कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जेंडर बायसनेस शो हो रही है सीधे सीधे। और जेंडर बायसनेस को हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो बस हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम कोशिश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगा लें आज, ताकि आपकी बहुत बेहतर यहाँ से प्रिपरेशन और रिवीजन हो सके। तो क्वेश्चन है कि अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला है, सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। दूसरा है, अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती हैं। तीसरा है, मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। चौथा है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, तो सभी अधिगमकर्ता एक जैसे सीखते हैं ये ज़रूरी है नहीं। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई सीखने में टाइम लगाता है। ये कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो हैं अधिगम को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपका जो समाज है, संस्कृति है, वो आपके अधिगम को प्रभावित करती है। ये कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि मानकीकृत पाठ्यचर्या अच्छी नहीं होती है, तो ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे शामिल करेगा, है ना। तो ये भी बाहर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन 4। इसमें लिखा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। जी हाँ, ये जो है आपकी पूर्ति नहीं करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो पूर्ति कौन करता है, पूर्ति करता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ना कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अगर यहाँ पर बाल केंद्रित लिखा होता वो भी सही होता, वो पूर्ति करता है। लेकिन ये कह रहा है ये वाला जो है पूर्ति नहीं करता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट्स वाई 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुँचे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है।
वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती हैं। इस तरह से इरम डैश मूल्यांकन का अभ्यास करती है। आपको बताना है इस तरह से इरम जो है किस चीज़ का मूल्यांकन करती हैं। ठीक है, पहला है संकलनात्मक या योगात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है अनम्य, चौथा है अनिरंतर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संरचनात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? संरचनात्मक मूल्यांकन का अभ्यास करती हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, समूह कार्यपत्रक है, ये सब संरचनात्मक के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहाँ, कैसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए आपको बताना है, जहाँ पर विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सकें, या जहाँ पर अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले, या फिर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए, या फिर कंठस्थ स्मरण को प्रयोग कार्य से ज़्यादा अधिमानित किया जाए। तो देखिए अगर आप बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाहते हैं तो विद्यार्थी को संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित करने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है अपसारी चिंतन को अभिसारी को बढ़ावा देंगे। जी नहीं, अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रश्न पूछने की नकारात्मक रूप को पुनर्बलित करेंगे। जी नहीं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक होना चाहिए। ये कह रहा है कंठस्थ स्मरण। देखिए कंठस्थ करना मतलब होता है रटना किसी चीज़ को, तो रटना वैसे ही हमारा एक नेगेटिव चीज़ होती है। रटने पर फोकस नहीं होना चाहिए बल्कि समझ पर आधारित चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए ये भी हमारा बाहर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? पहला है विविधता के प्रति सम्मान, ये तो ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता, जी हाँ ये भी हमें सही लग रहा है बिल्कुल। उसके बाद है प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, जी नहीं ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है लचीला पाठ्यक्रम, ये भी यहाँ पर सही है। अब आपको लग रहा होगा कि सही तो हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर ऐसा लिखा ही नहीं है जहाँ दिया हो कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर की आई थी उसमें 2 ऑप्शन सही माने गए थे। कौन कौन से 2 ऑप्शन सही माने गए थे? एक तो पहला वाला सही माना गया था और एक फोर्थ वाला सही माना गया था। और ऐसा हर बार सीटेट की आंसर की में होता है कि 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में जिसमें एक क्वेश्चन के 2 या 3 ऑप्शन तक सही हो जाते हैं। तो वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को मार्क दिया जाता है जिन्होंने ऑप्शन 1 में टिक किया होगा या ऑप्शन 4 में टिक किया होगा। ठीक है, इसी को हम बोनस नंबर भी कह देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CBSE की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? अब देखिए ऑप्शन 1 में लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है, जो कि हमें पता है। एंड ऑप्शन 4 में लिखा है कि ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही है। जी हाँ, फर्स्ट फोर्थ भी तो सही था, अभी हमने देखा था, है ना, बस यही गलत है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन भी सही माना गया और फोर्थ वाला भी सही माना गया। और ऐसा कई बार हो जाता है फ्रेंड्स।